हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, इसे संगठन के गठन कैसे होता है, क्षेत्र क्या हैं और शक्तियाँ कितनी हैं, इसका हम भारतीय संविधान के भाग पाँच में सर्वोच्च न्यायालय मतलब भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय गठन अधिकार और इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में ये लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान, इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते, पर संसद को कानून द्वारा न्यायाधीश संख्या बढ़ाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, मिला करके 8 थे मूल संविधान में। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 34 और जल्द ही फिर बढ़ने वाला है। ठीक है, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है 49 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है। संविधान के ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकाल तय नहीं किया है, हालांकि इस संबंध में 3 प्रावधान किए गए हैं कि वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था जो है इसका निर्णय करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र पर भी अपना इस्तीफा दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाता। ध्यान दीजिएगा, इसे स्वयं से हटाया नहीं जाता जब तक संसद जब तक इसको नहीं हटाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसे हटाया नहीं जा सकता। क्यों, इसको हटाने की प्रक्रिया है। इसको हटाने के लिए संविधान में ये जिक्र किया गया है कि एक प्रकार से जैसे महाभियोग, हालांकि शब्दावली महाभियोग का नहीं प्रयोग किया गया है, लेकिन जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी, इसके लिए संसद में क्या होगा, एक सत्र संबोधित किया जाएगा। इसमें यदि विशेष बहुमत के द्वारा, किस द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होगा, और वो भी किसके, उसके पर क्या हटाने का आधार क्या होगा, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, वही है दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के द्वारा ही हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। किसी भी हाई कोर्ट में अगर है तो कम से कम 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, और अगर हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक या तो वकालत किया हो, या 5 वर्ष जस्टिस रहे हों, या 10 वर्ष वकालत किए हों। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, इसका भी उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की नज़र में बताएं कैसे इसका उपयोग किन किन जगहों पे किया गया कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें क्या नियम था, 1950 से लेकर 93 तक नियुक्ति का प्रक्रिया दूसरा था। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्ति की जाती थी, मतलब राष्ट्रपति ही करता था मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन 1993 से अब तक क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कॉलेजियम बनता है जिसके द्वारा कॉलेजियम 1+4 मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य 4 न्यायाधीश, ये जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं फलाना मतलब संबंधित व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती कैसे होती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। परंपरा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। परंपरा है, परंपरा के द्वारा मुख्य नियुक्त किया जाता है ना। लेकिन परंपरा का उल्लंघन भी हुआ है। ए एन राय जो हैं, अजीत नाथ रे जो हैं, इनका क्या हुआ था, ए एन राय को, इनको 1973 में 3 सब वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर, 3 से 3 सीनियर थे के ऊपर इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, एक और थे हमीदुल्ला बेग। ये जो है जनता पार्टी सरकार आई, ये इंदिरा गांधी के बाद ही तो इंदिरा गांधी कार्यकाल था। इसके बाद जनता पार्टी सरकार आती है 77, इन्होंने क्या कर दिया, हमीदुल्ला बेग ये एम यू बेग को भी वरिष्ठतम के व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार के इस निर्णय की सुनता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। इसकी जाकर 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये परंपरा ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है,
और दूसरा देखिए, सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वाई.वी. चंद्रचूड़। अब देखिए जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं वो इनके बेटे हैं वाई.वी. चंद्रचूड़ के, ठीक है। सबसे कम समय तक सीजेआई कौन रहा है? कमल नारायण सिंह। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे कम, ये जो नए नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे अधिक समय तक, सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। परंपरा के अनुसार क्या होता है? बता चुके वही है। नेक्स्ट, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? कदाचार और अक्षमता, साबित कदाचार या अक्षमता के आरोप में पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। लेकिन प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर 100 और राज्यसभा में लाए जाने कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच कराई जाए। संसद में चर्चा होती है। चर्चा के कम से कम 14 दिन पहले न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। ये दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये देखिए साबित कदाचार। और दूसरा ये है कि ये कमोबेश महाभियोग जैसा है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र महाभियोग शब्द की तरह नहीं लिखा गया है ना। महाभियोग जैसा नहीं किया गया। 2/3 बहुमत से अगर ये सदन दोनों सदनों से पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से इसी पद से हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया, कभी भी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, मगर प्रस्ताव पारित नहीं। केबीसी में प्रश्न बना था अभी कि भारत के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। और दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और सभापति ने उसे खारिज कर दिया। मतलब ये दोनों को लाया गया, लेकिन अभी भारतीय परंपरा में ऐसा हुआ नहीं किसी को हटाया गया हो। आइए देखते हैं न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 225 में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि, कहाँ? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और वह जब तक पद पर रहते हैं उनके वेतन किसी पर कटौती नहीं की जा सकती, कोई कटौती नहीं होगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 प्रतिमाह। अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर क्या करेगा? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कार्यवाहक तो किस में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात? वो अनुच्छेद 126 में है। 127 में क्या है? तदर्थ एडहॉक पर है, मतलब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है, एडहॉक जजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणपूर्ति नहीं होने पर की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए, मान लीजिए जजों की संख्या कम होए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? एक टेम्पोररी टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है और वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा करता है। ऐसा नहीं तुरंत कर लेगा। उस संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उसके बाद परामर्श से, है ना, तब राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक समझ जिक्र है इसमें, अगर कोई भी रिटायर्ड जज है तो अगणपूर्ति नहीं होने पर क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 128 की बात है। अनुच्छेद 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। क्या होना? अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 31 उच्चतम न्यायालय का स्थान, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है स्थित है। मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय के स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। मिला जुला करके वही है, फिर राष्ट्रपति कहाँ से सलाह लेता है? वो मंत्रिमंडल सलाह देती है। तात्पर्य यह है कि अगर कभी भी कहीं दिल्ली से हटाना पड़ेगा तो वो कैबिनेट का निर्णय ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार, इसके 3 क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में है, इसके अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। जैसे मान लो स्टेट में कोई विवाद हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय में ही आएगा। सेंटर और स्टेट, मान लो भाजपा शासित राज्य है, मान लो बीजेपी ने कोई कानून बना दिया, सपोज करिए सीए बन गया, कोई बन गया। अब उस कानून को भाजपा शासित राज्य तो मान लिए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वो उसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में जाएगा मैटर। या सेंटर कोई नियम बना रहा है, स्टेट कोई और बना रहा है। सेंटर स्टेट
स्टेट सेंटर मतलब किसी भी तरीके से केंद्र और राज्यों में किसी संबंधित विवाद पर, किसी संबंधित निर्णय पर अगर एक मत नहीं है तो ऐसे निर्णय कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में ही इसकी सुनवाई की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्षेत्राधिकार में अपीलीय अधिकार भी है। अपीलीय अधिकार के 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मान लीजिए आपका कोई निर्णय जिला अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंचता, उच्च न्यायालय तक पहुंचता है, बावजूद उसके अगर आप संतुष्ट नहीं, कोई ऐसी सुविधा है, तो सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का जो अपीलीय अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। कौन कौन सुनेगा? संवैधानिक मामले भी सुनेगा, दीवानी भी सुनेगा, फौजदारी, सभी प्रकार के तीनों प्रकरण जो आते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, सभी मामले से अपीलीय पास होता है कि अपने किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है वो। पुनर्विचार संबंधी अधिकार, संबंधित क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 के अनुसार एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या अपने ही द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर उसके पास है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन। मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, 4 महीने 6 महीने बाद उस निर्णय को फिर से रिव्यू कर सकता है, उसे वापस ले सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, चाहे मतलब उसके पास ये उसके पास क्या है? जुडिशियल रिव्यू का एक एक्स्ट्रा पावर है। अनुच्छेद किसमें? प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 137 के, आर्टिकल 137, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्षेत्राधिकार के अंदर इनके रिट अधिकारिता भी है। 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार इनका है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या करेगा? राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति पर सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति सलाह। भारत के किसी मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक बार इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। और एक बात बताएं, अभी बीच में एक प्रश्न रह गया, जो ये न्यायिक कॉलेजियम भी बनाया गया था, है ना, कॉलेजियम। ये कॉलेजियम का अभी इसमें क्या हो गया? इस समय हुआ क्या था? ये व्यवस्था चली रही थी, लेकिन 2014 में क्या किया कि 99 ये संविधान संशोधन करके क्या 2014 में एक न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आए, जिन्होंने क्या किया? कॉलेजियम प्रणाली जो बनी थी उसे एक नए राष्ट्रीय निकाय ने क्या कर दिया? NJAC को प्रस्तावित कर दिया। हालांकि वर्ष 2015 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम और NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब न्याय के नियुक्ति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया गया 2014 में, और संसद में संविधान में संशोधन करके। लेकिन बाद में 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। और परिणामतः क्या हुआ? ये जो पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था थी, जो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली थी, ये कार्यरत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में क्या किया? 4th जजेस कैसे, मतलब न्यायालय ने विचार केंद्र आर्थिक न्याय प्रणाली NJAC न्यायपालिका को स्वतंत्रता को प्रभावित करे। उन्होंने कहा ये तो प्रभावित करेगी हमारे क्षेत्राधिकार को ही। अगर इसमें प्रधानमंत्री या गृहमंत्री या कोई और इन्वॉल्व होता है इस चयन में डायरेक्ट रूप से, तो ये तो कार्यप्रणाली पर ही हमारे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, हमारे कार्यप्रणाली पर। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय से खारिज कर दिया। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था ही चल रही है, जो ये 2014 में ये आया था, है ना। 2014 का जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने एक आदेश में खारिज कर दिया और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय से और प्रश्न, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला है, आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। प्रयास किया गया है कि शार्ट में सभी प्रश्न इसमें समाहित करने का, और जल्द ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू, नमस्कार।